लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो हम बात कर रहे थे रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी की। हमने जो मेथड्स कवर किए थे उसमें आर्काइवल रिसर्च को कवर किया था, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च को कवर किया था और सर्वे डिजाइन को कवर किया था, सर्वे रिसर्च मेथड को कवर किया था और इससे पहले हमने साइंटिफिक मेथड को भी ब्रीफली डिस्कस किया था कि साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि हम कवर करते हैं। आज मैं स्टार्ट करूंगी जिस मेथड से एक आप लोगों को मेथड्स दोबारा दिखा देती हूँ। बेसिकली ये 5 मेथड्स थे हमारे पास, जिसमें से हम आर्काइवल रिसर्च को कवर कर चुके थे, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च को हम कवर कर चुके थे और सर्वे रिसर्च को हम कवर कर चुके थे। सर्वे रिसर्च में हमने बात की थी कि हमारे पास क्वेश्चनर भी होता है और इंटरव्यू की फॉर्म में भी सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है। आज जिस चीज की हम बात करेंगे वो है केस स्टडी। केस स्टडी, एक बात याद रखिएगा, जब सर्वे कंडक्ट किया जाता है तो आप लोग मेजॉरिटी सर्वे डिजाइन ही से फेमिलियर होते हैं। जब सर्वे कंडक्ट किया जाता है तो डेटा मेजॉरिटी से लिया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि आप एक जर्नल ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकें कि सिमिलैरिटीज क्या हैं आपके सैंपल में। केस स्टडी उससे मुख्तलिफ होती है। केस स्टडी इसलिए डिफरेंट होती है कि केस स्टडी में फोकस ये होता है कि एक स्मॉलर ग्रुप की बात की जाए या एक सिंगल इंडिविजुअल की बात की जाए। इन डेप्थ इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन में हमारा फोकस हमेशा से ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी तरह से यूनिक हों, बाकी लार्जर पॉपुलेशन से किसी तरह से डिफरेंट हो सकते हैं, और हम उनकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उनके बारे में उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। पर्पस ये होता है कि वो लोग जो डिफरेंट हैं बाकी पॉपुलेशन की निस्बत, उनकी लाइफ को एक्सप्लोर किया जा सके और यहीं से हमारे पास मजीद आइडियाज आते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स पे मजीद रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब केस स्टडी की जाती है, मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि हम ये देखना चाहते हैं कि अभी जो करंट इशू पे रखती हूँ, कोरोना वायरस में हमें पता चल रहा है कि बहुत से सिम्टम्स लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और एक चीज जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि हर कोई डिफरेंट सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कुछ बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, कुछ डिफरेंट सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हम केस स्टडी करते हैं किसी ऐसे पर्सन की, हम केस स्टडी करते हैं जिसने कोरोना वायरस को फाइट करने के बाद रिकवर जो कि कर चुका है। इस तरह के जब किसी पर्सन से हम केस स्टडी करेंगे तो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उसमें पहले तो आप उसकी थोड़ा सा मेडिकल हिस्ट्री लोगे कि कोई और डिजीज या कोई मेडिकल कंडीशन वो एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहा था, ताकि आपको ये आइडिया हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उनमें किसी नए वायरस को कैच करने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। सेकेंडली, जब आप ये पूछ लेंगे फिर आप उससे पूछेंगे, अच्छा आपने कब कोरोना वायरस को मतलब आपने एक्सपीरियंस करना शुरू किया। अच्छा, जब आपने एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो उसके बाद आपने कौन कौन से सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए, वो आपको सिम्टम्स बताएंगे। अच्छा, देन आपकी फैमिली का एटीट्यूड आपकी तरफ कैसा था, सपोर्ट अवेलेबल थी फैमिली की तरफ से, नहीं थी। इसी तरह से फिर आप ये पूछोगे पब्लिक की ओपिनियन आपकी तरफ कैसी थी, यानी जो आपका फ्रेंड्स का सर्कल था जिन्हें आपने मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप के थ्रू ये बताया कि आप कोरोना वायरस एक्सपीरियंस कर रहे थे, उनका रिस्पांस कैसा था। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपको स्टिग्मेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, लेबल करने की कोशिश की जा रही है कि मतलब ये एक डिफरेंट है, और आपको लगे कि लोग अच्छा ट्रीट करने के बजाय ज्यादा अच्छे तरीके से आपको ट्रीट नहीं करें। इस तरह जितने भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि ऐसे पर्सन से पूछने चाहिए जो कि इस वक्त कोरोना वायरस से रिकवर हो चुका है, वो आप सारे उससे पूछ सकते हैं। एंड देन अगेन प्लाज्मा डोनेशन एंड वो सारी चीजें जो आपको लगता है कि आप पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको जब आप एक ऐसे पर्सन से, या आप ये कह लें कि 4 to 5 ऐसे पर्सन से इंटरव्यू करेंगे। केस स्टडी भी बेसिकली इंटरव्यू की ही फॉर्म में होती है। जब आप इंटरव्यू करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपके सामने वो पैटर्न्स आना शुरू हो जाएंगे कि 3 या 4 जो डिफरेंट लोग थे कोरोना वायरस से रिकवर करने वाले, वो किन किन सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहे थे, उनकी फैमिली उन्हें कैसे ट्रीट कर रही थी, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्होंने ली, उनके फ्रेंड्स या पब्लिक उन्हें कैसे देख रही थी। कोई डिफरेंस तो नहीं देखा कि फ्रेंड्स पहले बहुत अच्छे थे अब थोड़ा साइडलाइन हो गए हैं, कोई मतलब उस चीज को नेगेटिव वे में लिया जा रहा है।
इस तरह के सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे तो हमें थोड़ा सा एक रफ आइडिया मिल जाएगा इस चीज को समराइज करने का, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अभी हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो केस स्टडी यूजुअली जब आप ऐसे इंडिविजुअल से करते हो जो कि किसी तरह से यूनिक होते हैं, या ऐसे इंडिविजुअल्स या किसी ऐसे फेनोमेना के बारे में करते हो जो कि बहुत ज्यादा स्टडीड नहीं होता, तो आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसे लेटर ऑन आप रिसर्च में यूज कर सकते हो। अब आपके पास इस इंटरव्यू से जो इंफॉर्मेशन आएगी कि कौन कौन से सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप इस पे कोई क्वेश्चनर डेवलप करके उन सारे लोगों से फिल करवा सकते हो लेटर ऑन, जब सिचुएशन इंप्रूव करती है, जिन्होंने कोरोना वायरस एक्सपीरियंस किया था। या एक और, अगर मैं आपको इससे कोरोना वायरस से पीछे चले जाते हैं, आप जब इंटरनेट देखोगे ऐसे लोगों के साथ भी केस स्टडीज कंडक्ट की गई हैं जिन्होंने कोई क्राइम किया था। सुसाइड बॉम्बर्स जो कि सरवाइव कर गए, जो कि सक्सेसफुली सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उनसे भी केस स्टडीज कंडक्ट की गई हैं। जब आप इंटरनेट देखोगे आपको ऐसे लोगों की केस स्टडीज मिलेंगी जो कि सुसाइड बॉम्बिंग जिनकी सक्सेसफुल नहीं रही और वो इन द एंड सरवाइव कर गए। उनसे फिर आप किस तरह की चीजें पूछते हो, उनसे आप बर्थ से स्टार्ट करते हो। चाइल्डहुड कैसा, बर्थ नॉर्मल थी नहीं थी, बहुत सारी चीजें बर्थ से के बाद से स्टार्ट होती हैं। देन चाइल्डहुड कैसा था, पेरेंट्स अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे, पेरेंट्स केयरिंग थे, प्रोटेक्टिव थे या नहीं थे, क्योंकि कहा जाता है कि बाज़-औक़ात जैसे सुसाइड बॉम्बर्स हैं या ऐसे सारे लोग जो किसी क्राइम की साइट पे जाते हैं, अक्सर कहा जाता है कि उनका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वो बहुत सारे बाज़-औक़ात इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं। देन स्कूलिंग कैसी थी, फ्रेंड्स थे, नहीं थे, आप ग्रेजुअली बर्थ से स्टार्ट करके आगे आते हैं। फिर आप कॉलेज में आ जाएँगे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का शौक था, नहीं था, अलग-थलग रहते थे, दूसरों से बात करते थे, नहीं करते थे। पढ़ाई में अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे, नहीं थे, क्योंकि ये सारी रिसर्चेस प्रूव करती हैं कि जितने भी आपके सुसाइड बॉम्बर्स हैं या इवन टेररिस्ट अटैक्स में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, रिसर्चेस ये सपोर्ट करती हैं कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। मतलब हालांकि हमें ऐसा लगता है कि शायद वो बिल्कुल माइट भी स्कूलिंग बैकग्राउंड हो ही ना, लेकिन रिसर्चेस ये सपोर्ट करती हैं कि उनका स्कूलिंग बैकग्राउंड भी है और उनमें से कुछ बहुत ज्यादा शार्प और इंटेलिजेंट लोग हैं। आप ग्रेजुअली आगे मूव करते हो हर क्वेश्चन करते करते, देन कॉलेज में कहाँ तक पढ़ा, या स्कूल के बाद स्टडीज छोड़ दी। स्कूल में कहीं ऐसा तो नहीं था, स्कूल में तक बहुत फ्रेंड्स थे, कॉलेज में फ्रेंड्स बनाना छोड़ दिए, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना पसंद था। इस तरह की सारी चीजें जो आपको लगता है कि एक पर्सन की लाइफ को किसी भी तरह से इफेक्ट कर सकती है। देन आप उस इवेंट पे आते हो जो इवेंट अकर हुआ होता है, फिर आप उससे पूछते हो ये ख्याल क्यों आया कि सुसाइड अटैक करना चाहिए या टेररिस्ट अटेम्प्ट कोई करनी चाहिए, किस सर्कल के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। ये सारी चीजें देख लीजिएगा कि हर कोई आपको पहली दफा में ये सब चीजें नहीं बताना शुरू कर देगा। इसके लिए प्रॉपर रेपो बिल्डिंग की जरूरत होगी, बातचीत करने की जरूरत होगी, उसे उसे कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत होगी। उसके बाद ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको रिवील करना शुरू करेगा। देन आप उससे सारी इंफॉर्मेशन पूछेंगे कि कहीं वाकई ये बिलीव तो नहीं है कि जिस तरह से आप ये कहते हो कि जिस तरह से टेररिस्ट का बीच में ये बिलीफ भी शो किया जाता है कि डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे एंड ऑल दैट। आप इस तरह की जितनी उसके बिलीफ्स, आसपास के लोगों का एटीट्यूड, ये सारा कुछ, एंड देन अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल नहीं हो सकी, अब लाइफ में वापस पर्सन आ चुका है या नहीं आ, आ चुका, इस तरह की सारी डिटेल्स आप केस स्टडी में कवर करते हैं और लेटर ऑन वहां से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आप यूज करते हैं फर्दर आगे स्टडीज कंडक्ट करने के लिए। केस स्टडी बहुत अच्छा सोर्स है, आपको न्यू रिसर्च आइडियाज ये देती है कि किस किस टॉपिक के बारे में फर्दर स्टडी करने की जरूरत है। सेकेंडली आपको बताती है कि लोगों ये जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं वो किस तरह से यूनिक हैं, उनके डिफरेंसेस कैसे हैं, वो बाकी लोगों से किस तरह से डिफरेंट है। हम केस स्टडी में इस एक डिटेल्ड इंटरव्यू के अलावा ये भी करते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली जब मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट लगा देती हूँ तो इसकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपर फिर साइकोलॉजिस्ट करता है। जैसे उसमें एक पर्सन कितना इंटेलिजेंट है, आईक्यू टेस्ट, वो वाला आईक्यू टेस्ट नहीं जो अक्सर आपको फेसबुक पे कहीं कॉर्नर में नजर आ रहे होते हैं, अपना आईक्यू टेस्ट कर ले। प्रॉपर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें हमारे पास एक वाइड रिसर्च अवेलेबल है कंपैरिजन पर्पस के लिए। देन उनकी पर्सनालिटी टेस्टिंग की जाती है, ऐसे टेस्ट उन पे अप्लाई किए जाते हैं जो कि क्लियरली नहीं बता रहे होते कि क्या मेजर किया जा रहा है। जैसे कोई कार्ड दिखा दिया पिक्चर वाला
उन्हें कहा स्टोरी बना दें। इस तरह के बहुत सारे टेस्ट अप्लाई करके, जिसमें पर्सनालिटी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस टेस्टिंग, बहुत आईक्यू टेस्टिंग बहुत कॉमन है। इस तरह से इंटरव्यू डिटेल लिया जाता है, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं और इस पर्सन के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है और फिर वहां से आप न्यू रिसर्च आइडियाज जनरेट करते हो और अपनी स्टडी को आप वाइंड अप कर देते हो। इस तरह से बेसिकली एक केस स्टडी कंडक्ट की जाती है। अच्छा, अब जो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो मैं आपको सारी रिसर्चेस बता रही थी, जिसमें आर्काइवल रिसर्च भी है, जिसमें आपके पास सर्वे रिसर्च भी है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च भी है, केस स्टडी भी है, इन सबको डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर आपको में डाटा ले लो। जैसे अगर मैंने आपसे कहा है, अगर आप केस स्टडी करते हो तो आपके पास एक एनालिसिस आएगा, इसमें आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके पूरे इंटरव्यू को एनालाइज करना पड़ेगा। पर्पस ज्यादातर ये होता है इन सारी स्टडीज का कि आप कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, तो स्पेसिफिकली सर्वे रिसर्च में ये ज्यादा होता है। आप ये देखना चाह रहे होते हो कि वेरिएबल्स दो आपस में रिलेटेड है या नहीं। वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है, या आप ये कह लो कि जो चीज वेरी कर रही होती है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल सर्वे में ये टॉपिक लिया था, ये ज्यादातर सर्वे रिसर्च पे ज्यादा एप्लीकेबल होता है, लेकिन बाकी ये जो 4 टाइप के रिसर्चेस मैंने कवर किए हैं, उनमें भी अक्सर आप कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हो। जैसा कि अगर आपने सर्वे में टॉपिक लिया था कि आपने स्टूडेंट्स का स्ट्रेस मेजर किया था, जैसा कि आजकल आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, और मैं ये देखने में इंटरेस्टेड थी कि क्या स्टूडेंट जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट होता है या इफेक्ट नहीं होता। यानी एक वेरिएबल मेरा, एक फेनोमेना जिसको मैं स्टडी करना चाह रही थी वो स्ट्रेस था, एक फेनोमेना मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस थी। ये जो स्ट्रेस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस है, ये बेसिकली मेरे वेरिएबल्स हैं, और मैं सर्वे में ये देखने में इंटरेस्टेड थी कि क्या मेरे दोनों वेरिएबल्स आपस में किसी तरह से एसोसिएटेड हैं, आपस में रिलेटेड हैं, कोई रिलेशनशिप इनके दरमियान एग्जिस्ट करता है। कोरिलेशन बेसिकली कहा यह जाता है एसोसिएशन या रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो आप सर्वे डिजाइन में इंटरेस्टेड ये होते हैं कि अक्सर केसेस में आप सिर्फ कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब ये कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकती है, नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकती है, एंड जीरो कोरिलेशन भी हो सकती है। पॉजिटिव कोरिलेशन ये होती है कि आपके दोनों वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल्स आपने स्टडी किए हैं, वो एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं या एक साथ डिक्रीज कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ, उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक इंक्रीज करता है तो दूसरा भी इंक्रीज करता है, एक डिक्रीज करता है तो दूसरा भी डिक्रीज करता है। जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप जितना मोटिवेटेड हो किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में, आपके ग्रेड्स उस सब्जेक्ट में उतने ही हाई आएंगे। देयर विल बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मोटिवेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। आप जितना ज्यादा मोटिवेटेड होगे पढ़ने के लिए, उतना ही ज्यादा आपके ग्रेड्स अच्छे होंगे, या आपकी मोटिवेशन जितनी कम हो जाएगी किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की, उतने ही आपके ग्रेड्स उस सब्जेक्ट में इफेक्ट हो जाएंगे। इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से अगर दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, तो माइट भी आपने किसी ऐसे दो फेनोमेनास को चूज किया हो जिनके दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन हो। नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है इनवर्ट्स रिलेशनशिप को, यानी एक वेरिएबल तो इंक्रीज कर रहा हो लेकिन दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा हो। जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ
स्ट्रेस बढ़ेगा तो एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज कर जाएगी, या अगर आपका फन टाइम इंक्रीज करेगा, आपका पार्टिंग टाइम इंक्रीज करेगा जिसमें आप पार्टी कर रहे हो, फन कर रहे हो, तो आपका स्टडिंग टाइम ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। फन टाइम इंक्रीज करेगा, स्टडिंग टाइम ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। हम बाज़-औक़ात ऐसे दो फिनोमेनास को लेके चलते हैं जो कि इनवर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, एक इंक्रीज कर रहा होता है, एक दूसरा डिक्रीज कर रहा होता है। इसी तरह से कुछ केसेस में ये भी होता है कि वैसे तो आप कोई ऐसी स्टडी कंडक्ट नहीं करते हैं जिसमें आप प्लान इस तरह का कोई हाइपोथेसिस नहीं करते हैं जिसमें आप ये प्रपोज करें कि जीरो कोरिलेशन है, लेकिन ऐसे फिनोमेनास भी होते हैं इन द एंड जिसमें आपको पता चलता है कि रिलेशनशिप नहीं है। अनरिलेटेड फिनोमेनास, जैसे आपके आईक्यू का आपकी हाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, आप कितने हाइटेड हो ये चीज डिटरमिन नहीं कर रही है कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। इन दो फिनोमेनास के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। जब दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, दो फिनोमेनास के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप ये कहते हो कि उनके दरमियान जीरो कोरिलेशन है। ये सारी जो रिसर्चेस मैं आपको बता रही थी, आर्काइवल रिसर्च, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, इनको डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस कहा जाता है, जिसका पर्पस अक्सर ये होता है कि जस्ट आप डिस्क्राइब करते हो कि आपके पार्टिसिपेंट ने क्या रिपोर्ट किया है, या तो डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में रिजल्ट आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की साइट पे आप चले जाते हो जैसे फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस थी कि किसने क्या रिपोर्ट किया है, या आप ये करते हो कि आप कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हो, वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी कर लेते हो। इवन ये जो रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है ये ज्यादा सर्वे रिसर्च पे एप्लीकेबल होता है। इन रिसर्च मेथड्स के बाद जो एक ज्यादा कंपैरेटिवली रिसर्च की फॉर्म है, बेटर फॉर्म है, उसको आप कहते हो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन जो रिजल्ट्स आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दे रही होती है उसमें आप ये श्योर होते हो कि आप जिन दो फिनोमेनास को स्टडी कर रहे हो रिजल्ट सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड आ रहा है। अब आप ये देखो, जैसे मैंने आपको ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में कहा था कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल आप बीच में से नहीं निकाल सकते। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर किसी चीज को डिस्टर्ब करता है तो आप रूल नहीं निकाल सकते उसके। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा ये लाइट का ट्रिप हो जाना, ये वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब आप कंडक्ट करते हो तो आप इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें अब आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने से आगे जाना चाहते हो। आप एसोसिएशन, रिलेशनशिप और कोरिलेशन, कोरिलेशन ही को रिलेशनशिप और एसोसिएशन कहा जाता है। अब आप इंटरेस्टेड होते हो कि कोरिलेशन से एक स्टेप आगे जाया जाए। वो जो एक स्टेप आगे जाते हैं उसको कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब आप ये देखो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, यहीं से बात को मैं लेके स्टार्ट करती हूँ। कोरिलेशन में आपसे यूजुअली सर्वे फिल करवाया जाता है। आपको एक सर्वे दे दिया जाएगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा होगा आजकल आप कितने स्ट्रेस्ड हैं, आजकल आपके पास कितने क्विजेस पेंडिंग है, कितनी असाइनमेंट्स पेंडिंग है, आप कितने स्ट्रेस्ड फील करें, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपसे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में पूछ लिया जाएगा। पिछले 4 सेमेस्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस थी, इस सेमेस्टर में असाइनमेंट्स में कैसी ग्रेड्स आ रहे हैं, और ये देख लिया जाएगा कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस्ड होंगे तो वाकई क्या आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में इफेक्ट हो रहा है या नहीं। अब आप ये देखो, जब आपसे ये सर्वे फिल करवाया जाएगा तो एक साथ आपसे आपके स्ट्रेस के बारे में भी पूछा जाएगा और एक साथ उसी टाइम पे सेम ही क्वेश्चनर में आपसे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में पूछ लिया जाएगा। जब आप ये कोरिलेशन में सेम टाइम पे आप दोनों वेरिएबल्स के बारे में डाटा ले रहे होते हैं। जब आप बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, तो कॉज में एक फिनोमेना पहले आता है और फिर आप ये देखते हो उस फिनोमेना के अकर करने के बाद इफेक्ट कैसा है। जैसे अगर आप
ये देखना चाहते हो, अभी मैंने आपको सर्वे में स्ट्रेस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस की एग्जांपल दी। अब बाजुकात सर्वे में ये भी होगा कि जो स्टूडेंट स्ट्रेस्ड होगा उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज कर जाएगी। बाजुकात कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनमें एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, वो यानी कुछ पिछली असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए जिसकी वजह से वो स्ट्रेस्ड फील करेंगे। यानी सर्वे में टू वे रिलेशनशिप था। टू वे रिलेशनशिप कैसा था? आप ज्यादा स्ट्रेस्ड होगे तो आप एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे, या अगर आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही होगी, कुछ असाइनमेंट्स में आपके मार्क्स नहीं आए या कुछ क्विजेस में आपके मार्क्स नहीं आए, तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस्ड फील करोगे। तो दोनों साइड पे रिलेशनशिप मूव कर सकता था। स्ट्रेस होने की वजह से बाजुकात एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है, बाजुकात एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज होने की वजह से स्ट्रेस आ रहा है। लेकिन जब आप बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो आप एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप पहले कॉज की बात करते हैं। जैसे अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर एक स्टूडेंट स्ट्रेस्ड है तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, तो पहले स्टेप में स्ट्रेस मेजर किया जाएगा और स्ट्रेस की वजह से डिक्रीज होने वाली एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। अब मैं सिर्फ ये कहूंगी, कॉज उस चीज को कहा जाता है जो कि टाइम फ्रेम के लिहाज से पहले अकर करता है। कॉज वो वेरिएबल बेसिकली होता है जो कि टाइम फ्रेम, टाइम के लिहाज से हमेशा पहले अकर करता है, और उस कॉज को रिसर्चर खुद इंट्रोड्यूस करवाता है सेटिंग में। जैसे अगर मैं एक्सपेरिमेंटर हूं, मैं रिसर्चर हूं, तो कॉज को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। कॉज इंट्रोड्यूस हो जाएगा, देन आप ये देखोगे कि उसका इफेक्ट क्या है। जैसे मैं ये कहती हूँ, एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो। मैं ये कहती हूँ कि मैं स्टडी करने में इंटरेस्टेड हूँ कि क्या स्ट्रेस की वजह से परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, लेकिन मैं ये स्टूडेंट्स पे स्टडी नहीं करना चाहती। हर हर चीज यूजुअली हम स्टूडेंट्स की ही बात करें, मैं ये ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन में देखना चाहती हूँ कि क्या कोई पर्सन स्ट्रेस्ड होता है तो टास्क परफॉर्मेंस किसी भी तरह की डिक्रीज होती है। अब एज अ रिसर्चर मुझे ये देखना है कि कैसे स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करवाना है सेटिंग में। कॉज इंट्रोड्यूस करवाना है, कॉज हमेशा पहले आएगा। इस केस में मैं देखना चाहती हूँ कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेस्ड है तो क्या उसकी टास्क परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है। पहले मैं स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करवाऊंगी सेटिंग में, फिर जब स्ट्रेस इंट्रोड्यूस हो जाएगा देन मैं देखूंगी कि क्या उसका कोई इफेक्ट आ रहा है या नहीं। यहाँ पे दोनों चीजें साइड बाय साइड आप मेजर नहीं करोगे। कॉज हमेशा टाइम के लिहाज से पहले आता है, पहले आप कॉज को इंट्रोड्यूस करवाओगे सेटिंग में एंड देन उसका इफेक्ट मेजर करोगे। अक्सर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लेबोरेटरी सेटिंग में, लैब सेटिंग में कन्वर्ट की जाती है कंट्रोल मेंटेन करने के लिए, ताकि एक्सटर्नल फैक्टर्स उस चीज को इफेक्ट ना करें। अब मैं अब जनरल पॉपुलेशन में कैसे स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है? एज अ रिसर्चर ये आपका काम होता है कि आप किस तरह से कॉज इंट्रोड्यूस करवाओगे। मैं एक कॉज इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि मैं एक दो तरह की मूवीज बना लेती हूँ, क्लिप्स बना लेती हूँ। पहला क्लिप मैं कैसा रखती हूँ? पहला क्लिप मैं ऐसा रखती हूँ जिसमें ब्लड शेड है, एम्बुलेंस के सायरन बज रहे हैं, लोगों की डेड बॉडीज दिखाई जा रही हैं, ऐसे विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं जैसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन के होते हैं। हॉस्पिटल्स की ओपीडीज दिखाई जा रही हैं, लोग भागते हुए दिखा रहे हैं जैसे अपनी जान बचा के भागते हुए होते हैं किसी भी सिचुएशन में। अब आप ये देखो कि ज्यादातर कहा जाता है कि ऐसे विजुअल्स देखने से आपके मोस्टली जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, बेशक वो टेम्पररी स्ट्रेस में क्यों ना आए। तो मैं एक ऐसा क्लिप बनाती हूँ जो कि जिसमें ब्लड शेड है, इमरजेंसी सिचुएशन दिखाई गई है, फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो आपका इमरजेंसी स्टाफ होता है उसे भागते हुए स्टेज शॉट्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं, इस तरह की वीडियो। एक सेकेंड वीडियो है जिसमें आपने 23 मार्च की एक कोई भी तकरीब की कोई भी वीडियो उठा ली है, या आप ये कह लो कि किसी भी स्कूल के फंक्शन की कोई भी वीडियो उठा ली है जिसमें स्किट्स परफॉर्म हो रहे हैं, जिसमें आप ये कह लो कि गेम शो हो रहा है, यानी बिल्कुल स्ट्रेस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप दो ग्रुप्स बनाओगे। एक ग्रुप को आप एक तरह की वीडियो दिखाओगे,
जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाली है। दूसरा ग्रुप जो है उसे आप एक ऐसी वीडियो दिखाओगे जिसमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, ये जो मैंने आपको कहा स्किट्स वगैरह है। अब ये जो दो ग्रुप्स बनेंगे, मैंने क्या किया, मैंने इंटेंशनली स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करवाया सेटिंग में, खुद से एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको मैं कह रही हूँ ये कॉज है। एक ग्रुप को एक रूम में बिठा दिया, दूसरे ग्रुप को दूसरे रूम में बिठा दिया, दोनों को मूवीज दिखा दी, एक को स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग, एक को ऐसी मूवी जिसमें स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस इंड्यूस नहीं करे। ये कॉज जनरेट हो गया, मैंने खुद से एक चीज सेटिंग में इंट्रोड्यूस करवा दी। अब आप इफेक्ट मैयर करोगे। जब 5 मिनट गुजरते हैं तो मैं वहां पे पजल्स और डिफरेंट तरह की जो पजल्स होती हैं वो रख देती हूँ और अपने पार्टिसिपेंट्स को ये कहती हूँ कि हर किसी ने एक पजल सॉल्व करनी है। अगर तो आपका हाइपोथेसिस ठीक है कि स्ट्रेस, जितने लोग स्ट्रेस्ड होते हैं वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आप ये देखोगे ग्रुप ए जिसमें मैंने स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग वीडियो दिखाई है, वो उस पजल को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, या उनमें से जैसे अगर फॉर एग्जांपल 10 इंडिविजुअल्स हैं उस ग्रुप में, तो उनमें से मेजॉरिटी उस पजल को सॉल्व नहीं कर सकेगी। जबकि जो दूसरा ग्रुप है जिसमें स्किट्स वगैरह दिखाए गए हैं, जिसमें एक रिलैक्सेशन वीडियो दिखाई गई है, उसके ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स उस पजल को सॉल्व कर लेंगे। यानी पहले, अब ये जो पजल है या ये टास्क मैं परफॉर्म करवा रही हूँ, मैं इफेक्ट देखना चाह रही हूँ कि जो मैंने स्ट्रेस प्रोड्यूस करवाया था, क्या उसका कोई रिजल्ट, उसका रिजल्ट कैसा है, उसका इफेक्ट कैसा है। हमेशा कॉज पहले आता है, कॉज के बाद इफेक्ट मेजर किया जाता है। कॉज को रिसर्चर खुद इंट्रोड्यूस करवाता है एंड देन देखता है कि उसका इफेक्ट कैसा है, और उसके बाद इफेक्ट। और दो ग्रुप्स हमेशा रखे जाते हैं, कम से कम दो ग्रुप्स। एक ग्रुप में कॉज रखा जाता है, दूसरे ग्रुप में यूजुअली कोई ऑपोजिट चीज यूज की जाती है। जैसे अगर मैं टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल कॉज में मैं कहती हूँ मैं देखना चाह रही हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन लेवल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ऑन स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन लेवल। अब आप ये देखो, ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल सी रिसर्च है, लेकिन फिलहाल मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रही हूँ। मैं दो ग्रुप्स बना लेती हूँ, एक ग्रुप में मैं हाफ स्टूडेंट्स को बैठा देती हूँ, दूसरे ग्रुप में मैं हाफ स्टूडेंट्स को बैठा देती हूँ। अब एक रूम में मैं हर तरह का, आजकल गर्मी बहुत है तो मैं हर तरह का एसी और फैन बिल्कुल ऑफ कर देती हूँ, यानी रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म कर देती हूँ। और एक में मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर रहने देती हूँ, जिसमें एक बड़ा मॉडरेट सा टेम्परेचर है, ना तो बहुत एसी नॉर्मल सा चल रहा है, जिसमें एक अच्छा रूम एनवायरनमेंट मेंटेन कर देती हूँ। अगर तो आपका ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी रूम में, कंसंट्रेट करना लेक्चर पे उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आप ये देखोगे कि जिन स्टूडेंट्स को आपने ऐसे रूम में बैठाया होगा जहां बिल्कुल फैन और एसी ऑफ है, वो ज्यादा कंप्लेन कर रहे होंगे कि समझ नहीं आ रहा, कंसंट्रेट नहीं हो रहा, ये चीज। जबकि जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आपने एक मॉडरेट टेम्परेचर में बैठाया है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है, एग्जांपल्स पहले देने का पर्पस ये था कि आपको डेफिनेशन मेरी समझ आए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें रिसर्चर खुद से एक वेरिएबल सेटिंग में इंट्रोड्यूस करवाता है एंड लेटर ऑन उस वेरिएबल से आने वाला चेंज स्टडी करता है, और ये सब कुछ एक कंट्रोल्ड सेटिंग में होता है। मैम एक चीज पूछ लूं? हाँ जी, पूछ ले। मैम आपने जो मतलब एग्जांपल दिया अभी कि वो फैन वगैरह ऑफ कर देंगे, इसके अलावा क्या सिचुएशन हो जिसमें उनको समझ ना आ रही हो या उनके वैसे ही वो नालायक से हो, तो ये भी तो हो सकता है ना? अच्छा, उसमें होता ये है कि आप अभी मैंने आपको क्योंकि जर्नल कवर किया है, उसमें होता ये है कि जब आप पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हो तो आप एक ही तरह के पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हो। यानी मैं ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लूंगी जो सबके सब एवरेज स्टूडेंट्स हो, ताकि उनका आईक्यू इफेक्ट ना करे किसी भी तरह से। यानी अदर फैक्टर्स को मैं कंट्रोल कर लूंगी। मैं सारे ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगी जो कि एक ही बैकग्राउंड के हों। जैसे अगर मैं 70% वाले सिलेक्ट करी हूँ तो 70 to 75% वाले सिलेक्ट करी हूँ, तो तमाम दोनों रूम्स में बैठे वाले स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 70 to 75%
वाले होंगे एक ही जैसे, ताकि जो जिस तरह का एटीट्यूड एक रूम में नजर आए उसी तरह का एटीट्यूड दूसरे रूम में नजर आए, और जो चेंज है वो सिर्फ रूम टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से आए, बाकी फैक्टर्स के वजह से ना आए। यानी ऐसा ना हो कि एक पार्टिसिपेंट इक्वली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स लूंगी, सेम आईक्यू वाले स्टूडेंट्स लूंगी, ताकि ये ना हो कि उनकी आपस में पर्सनैलिटी की वजह से कोई इश्यूज आ रहे हो। यानी माइट भी ऐसा नहीं करूंगी कि एक रूम में ऐसे स्टूडेंट्स ना बैठे होंगे जो ऑलरेडी सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। ये जो नीचे लिखा हुआ है इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि आप जितने फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकोगे आप कंट्रोल कर लो। जैसे इस केस में मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंट्रोल करूंगी कि सारे ऐसे स्टूडेंट्स लूंगी जो 70 से 75% के दरमियान होंगे। इससे मुझे फायदा मैम जो ये एनवायरनमेंट है वही रीजन है ना इसका? क्वेश्चन सॉरी दोबारा। मैंने कहा मैम ये जो एनवायरनमेंट है सिर्फ उसकी वजह से ही उनको होगा ना मुश्किल? सिर्फ यस, जो आप बाकी फैक्टर्स कंट्रोल करोगे उसका पर्पस ही जी ये है कि सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट आए और बाकी सारे फैक्टर्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाए। सिर्फ जी टेम्परेचर ठीक का है मैम, इफेक्ट नहीं समझ आ चलता है। ठीक है मैम।